स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। जो मुल्जिम था उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिस पर संगीन जराइम के आरोप थे। उसने कहा कि हां, मैं खाती हूं, मुजरिम हूं और अपने गुनाह कबूल करता हूं। जाहिर है अब अदालत पर निर्भर है वो मुजरिम को क्या सजा दे। लेकिन यह अदालत का मंजर है, अदालत के बाहर भी एक तस्वीर है और वो तस्वीर है सियासत की। और सियासत में भी दो तरह की बातें हैं। वहां भी एक पक्ष है, ऐसा लगता है कि जो इसके बचाव में है, वहां भी एक पक्ष है, ऐसा लगता है कि जो इसकी मुखालफत में है। बचाव पक्ष के अपने तर्क है, दूसरा पक्ष यानी जो कोर्ट के अंदर, वो यहां तक तर्क दे रहा है कि ये जो जराइम है ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट है। ऐसे में फांसी तक दिए जाने की गुहार लगाई जा रही है, लेकिन इस पर हो रही है सियासी बयानबाजी। तो क्या इस मामले पर सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं? अगर हां तो क्यों, और अगर नहीं तो बयानबाजियों का क्या है मतलब? जी हां, हम बात कर रहे हैं यासीन मलिक की सजा पर हो रही सियासत की। अगले आधे घंटे इसी पर सवाल जवाब। तो यासीन मलिक के लिए मौत की सजा की मांग वाली NIA की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में मौत की सजा की मांग वाली NIA की याचिका पर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के नेता यासीन मलिक को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने 9 अगस्त को सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत के सामने हाजिर होने के लिए यासीन मलिक के लिए पेशी वारंट जारी किया है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में कहा कि मलिक ने यानी यासीन मलिक ने शातिराने तरीके से कोर्ट में खुद का गुनाह कबूल कर लिया है ताकि अधिकतम सजा से बच सके। इससे पहले कोर्ट में याचिका दायर करते हुए NIA ने कहा कि यासीन मलिक टेरर फंडिंग का मास्टरमाइंड है। NIA ने UAPA केस में यासीन को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। जी हां, NIA ने UAPA मामले में यासीन मलिक को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। जांच एजेंसी ने कहा है कि उसके खिलाफ मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर श्रेणी में माना जाना चाहिए। काबिल जिक्र है कि पटियाला हाउस कोर्ट ने 2022 में यासीन मलिक को टेरर फंडिंग में UAPA और IPC की विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। तो ये तो वो मामले हो गए जो कानून के गलियारों से होकर कानूनी मामले के तौर पर सजा हो या ना हो, सजा हो तो क्या हो, इस तक यह मामला पहुंच गया है। लेकिन अब अगली जो सबात है वो 9 तारीख को है। ऐसे में यह अब देखा जाना बाकी है कि इसके इतर जो दूसरा पक्ष है, जो सियासी गलियारे हैं, वहां पर यासीन मलिक की सजा को लेकर कई तरह की बातें चल रही हैं। एक पक्ष ऐसा है जो यह चाहता है कि जो फांसी की सजा है वो नहीं होनी चाहिए, उसके पास अपने तर्क है। एक पक्ष ऐसा, उसे कहना है कि अगर कोई देश के खिलाफ काम करता है तो उसे उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। तो ऐसे में यह मामला, और जो तीसरा पक्ष है वो यह कहता है कि जब मामला कोर्ट में है, अदालत में है, तो आखिर इस पर बयानबाजी क्यों रही है और इस बयानबाजी का मतलब क्या है? क्या इस पर सियासी रोटियां सेकी जा रही है? क्या यासीन मलिक के बहाने अलग अलग सियासी जमातें अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस खास डिस्कशन में आज शामिल हैं 4 मेहमान। मैं उनसे आपका परिचय कराता हूं। हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट RS पठानिया, जो कुछ देर में जुड़ेंगे, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल, जो सीनियर लीडर है, लीडर JKNC के। जावेद बेग, सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। और एडवोकेट इरफान हफीज लोन, लीगल एक्सपर्ट। यानी आज जो हमने 4 नाम आपको बताए, इन 4 नामों में से 3 के साथ एडवोकेट लगा है। यानी कि मामला जो है वो सियासी भी है और कानूनी तो है ही। तो सबसे पहले हम इस्तकबाल करना चाहेंगे एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब का, जो JKNC के सीनियर लीडर है, स्पोक्स पर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। इकबाल साहब, आपका इस्तकबाल करते हुए, आपका स्वागत करते हुए, एक मोटे तौर पे ये बात कही जाती है कि जब हम इस डेमोक्रेटिक सेटअप में अदालती निजाम पर पूरा अपना भरोसा जताते हैं और जब कोई मामला अदालत के ज़ेरे गौर है, तो फिर उस पर सियासी बयानबाजी किस हद तक सही है? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि किसी मुल्ज़िम को क्या सजा मिले, जी,
वो अदालत ने तय करना है। और अदालत जो है, किसी को फांसी की सजा हो, हमेशा अल्टरनेट सजा होती है। जी, या है फांसी की सजा और या है उम्र कैद। जी, अगर वो केस उसका रेयरेस्ट ऑफ दी रेयर की कैटेगरी में, और वो कैटेगरी सुप्रीम कोर्ट ने वेल डिफाइन किया है कि रेयरेस्ट ऑफ दी रेयर में कौन सा केस आएगा। एनआईए कोर्ट ने जब ये फैसला किया कि भाई ये केस रेयरेस्ट ऑफ दी रेयर केस में नहीं आता है, लिहाजा उसने इकबाल जुर्म करने के बाद उसको उम्र कैद की सजा दी है। जी। अब कोर्ट ने इस पर अपना फैसला जो सुनाया है वो वेल रीजन फैसला है। आप उसको ये कहें कि नहीं ये कोई आम रीजन के बगैर है फैसला, तो वो गलत है। जी, हाई कोर्ट में गए हैं लर्नड जो अटॉर्नी जनरल है, सोलिसिटर जनरल है तुषार मेहता साहब ने आज जो आर्गूमेंट किए, उन्होंने ये दलील दी कि इनका केस रेयरेस्ट ऑफ दी रेयर में आता है। इस पर कोई सियासी बयानबाजी नॉर्मली होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्योरली एक कानूनी मामला है। कानूनी मामले में सियासत नहीं आनी चाहिए। ठीक है। हाँ, इसकी एक वजह हो सकती है जो मैं महसूस करता हूं, क्योंकि यासीन मलिक जम्मू कश्मीर से हैं और इसके पॉलिटिकल रिपरकशंस हो सकते हैं, सोसाइटी के ऊपर एक रिपरकशन हो सकते हैं। जो इस वक्त हालात हैं, थोड़ी सी खामोशी है, उस खामोशी में खलल पड़ सकता है। इस हद तक अगर कोई बयान देता है तो वो ठीक है, लेकिन ये कहना कि कोर्ट को क्या फैसला करना है, ये तो ना मुझे इख्तियार है, ना किसी दूसरी पार्टी को, ना ही किसी रूलिंग पार्टी को, ना अपोजिशन की पार्टी को। जी, कोर्ट ने अपने हिसाब से देखना है कि क्या इन यासीन मलिक का केस उन पैरामीटर्स में फिट होता है जिसको रेयरेस्ट ऑफ दी रेयर केस माना जाता है। रेयरेस्ट ऑफ दी रेयर केस में फॉर एग्जांपल अगर मर्डर है तो उसमें अगर वो ब्रूटल मर्डर है तो ब्रूटल मर्डर में रेयरेस्ट ऑफ दी रेयर केस में वो फॉल करेगा। तो ये अगर एनआईए कोर्ट ने इसको कहा है कि ये रेयरेस्ट ऑफ दी रेयर में नहीं फॉल करता है तो उसका कोई जवाब होगा। जाहिर सी बात है, एनआईए कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में तो एनआईए की ही ये पिटीशन है कि इस मामले में फांसी की सजा दी जाए। देखिए, एनआईए एक फ्रीक है, एक तरफ मुलजम फ्रीक है और एक तरफ एनआईए फ्रीक है। जी, और एनआईए का यह हक बनता है कानूनी कि वो अपीलेट कोर्ट में जाकर ये कहें कि ये सजा जो मिली है ये नामाकूल है। जी, वो उनका कानूनी हक बनता है, उनको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन फाइनल फैसला जो है वो हाई कोर्ट ने करना है कि ये रेयरेस्ट ऑफ दी रेयर केस में आता है या नहीं आता है। जी, जिसमें पनिशमेंट जो है वो सजाए मौत है कि उसको मौत की सजा सुनाई जाए। जी, तो ये कोर्ट ने देखना है ऑन द बेसिस ऑफ द रिकॉर्ड अवेलेबल विद द कोर्ट। ठीक है। अब उसमें मैं कोई टिप्पणी करूं कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए तो ये गैर मौजू बात है। ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि क्या एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, क्या आप ये वजाहत करना चाहेंगे कि आपने जो कुछ हमें रिमार्क दिया है ये एनसी के स्पोक्स पर्सन के तौर पर दिया या फिर एक कानून के जानकार के तौर पर दिया? मुझे लगता है यह सवाल हमारे दर्शकों के जहन में होगा। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं एज अ लॉयर ये कह रहा हूं, प्योरली लीगल। ठीक है, नॉट एज अ पॉलिटिकल स्पोक्स पर्सन ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल। तो अब मैं आपको अपने दर्शकों को बताऊं कि हमारे साथ इस वक्त एडवोकेट आरएस पठानिया भी हैं। इनके नाम के साथ एडवोकेट लगा है, लेकिन ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। और हमारे साथ इरफान हफीज भी है, वो भी एडवोकेट है, एडवोकेट इरफान हफीज लोन, जो लीगल एक्सपर्ट है। एडवोकेट इरफान हफीज के पास मैं आऊंगा, पहले पठानिया जी के पास जाते हैं। पठानिया जी, रविंदर रैना जो है आपकी पार्टी के जो अध्यक्ष है जम्मू कश्मीर, वो ये कह रहे हैं कि ये मामला अदालत के जेर गौर है, तो अलग अलग पार्टियां, चाहे पीडीपी है या जेकेपीसी है या और अलग अलग पार्टियां हैं, वो इस पर बयानबाजी ना करें तो बेहतर है। तो सवाल यह है कि आखिर ये बात क्या सब लोग नहीं जानते हैं? क्या पॉलिटिकल पार्टीज का फोरम ये बात नहीं जानता? तब भी अगर बयानबाजी हो, इसका मतलब उद्देश्य क्या है? देखिए, आपने ठीक कहा, सरकार की 2014 और विशेषकर 5 अगस्त 2019 के बाद जो जीरो टॉलरेंस टेररिज्म के खिलाफ है, देयर कैन नॉट बी एनी परमिसिबल और नॉट परमिसिबल जिसे कहते हैं फॉर्म्स और फॉर्मेट्स ऑफ टेररिज्म। टेररिज्म टेररिज्म है, आतंकवाद आतंकवाद है,
और इसमें कोई भी जिससे कहते हैं कोई ऐसा डिफरेंशिएट करना, उसका उसकी कैटेगरीज क्रिएट करना, ये सरकार ने अपना पॉइंट जिसे कहते हैं वाजा किया है। अब आगे के अगर आप इस मौजू पे देखें, मुजफ्फर साहब डिटेल से इसमें बता रहे थे कि एनआईए ने अपना केस पुट किया है और एनआईए ने बड़ी स्ट्रॉन्ग वकालत की है कि दिस इज द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस। इस रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में जो एनआईए की कोर्ट है वो उसे करेगी, और जैसे अभी बताया गया कि हाई कोर्ट उसे कंफर्म करेगा, 2 कोर्ट्स का उसमें पार्ट होगा। और जो जुडिशियल प्रिंसिपल्स हैं हमारी कोर्ट्स में, डेथ पेनल्टी का अगर देखें जो एग्जैक्ट जो एवोल्यूशन ऑफ लॉ अगर हुआ तो वो डिफरेंट जजमेंट्स के माध्यम से, कोर्ट के जिसे कहते हैं जजमेंट्स प्रोनाउंसमेंट्स के माध्यम से हुआ है। बट ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है जिन्हें जी एडवोकेट डेरेस पठानिया फ्रीज हो चुके हैं, मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क इशू है। इरफान हफीज लोन में आपके पास आना चाहता हूं। इरफान हफीज लोन साहब, एडवोकेट हैं आप भी, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर मामला ज़ेरे अदालत है, ये कोई भी मुझे लगता है कि कानून का जानने वाला भी इस बात को समझता है, तो क्या सियासी बयानबाजी क्या सही है? एक अपनी राय रखना, अपनी एक सिंपैथी रखना एक अलग चीज है, लेकिन अगर मामला ज़ेरे अदालत है और सियासी पार्टियां जो गाहे बगाए वो सियासत करते हुए वो सत्ता तक पहुंचती भी हैं, तो क्या उनकी तरफ से ये कहा जाना जजमेंट से पहले कि ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए, ऐसी सजा होनी चाहिए, वैसी सजा होनी चाहिए, वैसी नहीं होनी चाहिए? इरफान हफीज लोन, आप क्या कहेंगे? देखिए, लॉ ये कहता है कि इवन कोई भी कोर्ट, इवन एपेक्स कोर्ट, मुल्क का सबसे बड़ा ऑनरेबल कोर्ट जो है, अगर वो कोई जजमेंट पास करता है तो आप उस जजमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है विदाउट एट्रीब्यूटिंग मोटिव्स टू जज। एकेडमिक तौर पर आप उस जजमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर एनआईए है, एनआईए जो है गवर्नमेंट का एक हिस्सा है, दो आप कहते हैं कि ऑटोनॉमस है लेकिन है तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में, तो अगर एनआईए कोई डिसीजन लेता है, मुझे लगता है कि हर शहरी एंटाइटल है अपनी ओपिनियन सामने रखने के लिए, पर्टिकुलरली वो लोग जो स्टूडेंट ऑफ लॉ है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मेरा सिर्फ आपसे एक सवाल है। जब अफजल गोरू को फांसी हुई, उनके घर वाले आज भी ये सवाल पूछते हैं, लोग सवाल पूछते हैं, कहते हैं कि कतार में अगर वहां पर बाकी लोग लगे हुए थे जी, जिनको फांसी की सजा हुई थी, उन सबको छोड़ के सीधे जंप क्यों किया अफजल गुरु पे? माना वो दोषी है, माना जी उसको सजा होनी चाहिए, जो आप फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट्स, लेकिन जो उससे पहले कतार में थे उनको नहीं पहले कार्रवाई की गई, पहले अफजल गुरु पे वो आ गए। तो ये तो एक जायज और वैलिड पॉइंट है। इसी तरीके से आज लोग, आम लोग भी ये सवाल पूछते हैं कि पिछले मई 2022 में ये डिसीजन आया, लाइफ इंप्रिजमेंट आई, लेकिन हम 2002-3 में है और एंडिंग में है, जबकि लॉ कहता है इसमें सेक्शन 21 कि आप अपील कर सकते हैं विद इन 30 डेज, और अगर आप 30 डेज के ज्यादा जाते हैं तो आप कोर्ट को सेटिस्फाई करिए, लेकिन further no appeal shall be entertained after the expiry of period of 90 days। जी समझिएगा, अगर आपको ये कहना भी था कि भाई ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में फॉल करता है, इसको फांसी होनी चाहिए, तो आपको 90 दिन में, 60 दिन पहले 30 दिन में, ज्यादा से ज्यादा 90 दिन, आप 1 साल के बाद जाते हैं, क्या कौन सा जवाब है इसमें? जबकि कलकत्ता और केरला हाई कोर्ट ने कहा है कि 90 दिन मैंडेटरी है, उसके आगे आप अपील नहीं कर सकते फाइल। हाई कोर्ट दिल्ली ने कुछ और कहा है, कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, अगर वाकई इनको ये सिंसियर थे कि नहीं जी हम एक लीगल रेमेडी एग्जॉस्ट करेंगे, तो मुझे बताएं 1 साल ये कहां पर थे? और आज अगर कोई ये सवाल उठाता है तो मैं समझता हूं कि उसको सुनना चाहिए, और एक जायज सवाल है, ठीक है, वैलिड पॉइंट्स है जी। आर.एस. पठानिया जी, मेरा सवाल यहां पर यह है कि क्या यह भी एक लीगल मामला है? आप तीनों एडवोकेट हैं, अभी जावेद बेग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास भी आऊंगा, चाहे इरफान हफीज हो, चाहे मुजफ्फर इकबाल खान साहब हो, चाहे आर.एस. पठानिया हो, आप तीनों के तीनों एडवोकेट हैं। एक तरफ इरफान हफीज कह रहे हैं कि 90 दिनों का वक्त था तो आप उसको सुपर एक्सीड कर गए, तो पठानिया जी मेरा सवाल आपसे, शायद मेरी आप आवाज सुन पा रहे हो, कि क्या ये कहां पर कानूनी तौर पर ठहरता है कि क्यों इतने दिनों की खामोशी, और क्या कानूनी तौर पर ये मामला ठहरेगा कि 90 दिन के बाद आप आए तो जी आपकी अपील जो है एक्सेप्ट नहीं की जाएगी? सुनवाई तो हुई उस पर। इसे सादा शब्दों में बात करें, जितने भी लोग हमें देख पा रहे हैं डायरेक्टली न्यूज़ 18 में,
बड़े शर्म की बात है, मैं बड़ा सख्त शब्द इस्तेमाल करूंगा, अफसोस की बात है, चिंताजनक है, निंदनीय है और बड़ी शर्म की बात है। एक आदमी, बल्कि एक आदमी भी नहीं, कानून ने जो प्रक्रिया चल रही है वो तो कानून का फैसला होगा, लेकिन उससे पहले कह दें कि वर्स्ट क्राइम अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी, इनोसेंट लोगों के खिलाफ, हमारे जिसे कहते हैं भारत माता के जो सपूत जिसे कहते हैं सुरक्षा जवानों के विरुद्ध, भारत की सुरक्षा और संवैधानिक प्रणाली के विरुद्ध, और आप उन्हें पॉलिटिकल प्रेसिडेंस का नाम दें। आप एनआईए ने जो कानूनी प्रिंसिपल्स पे कोर्ट पे कानूनी लड़ाई लड़ रही है एनआईए, आप कहां से अपना जजमेंट सप्लीमेंट करके लोगों में एक अल्टरनेटिव जिसे कहते हैं कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करें? शर्म करें। आप देश के कानून, देश की प्रभुसत्ता, देश की अखंडता, इसका मजाक उठा के, आप इसका मजाक बना के, इसका तमाशा लगा के, और आप क्या सोचते हैं राजनीतिक रोटियां सेकेंगे? आप राजनीतिक रोटियां सेकेंगे अपनी? इरफान कुछ कह रहे हैं, इरफान को दीजिए इरफान जी का। मैं दिखाता हूं आपको, अगर आपकी जानकारी के लिए मनमोहन सिंह जी भी मिले और वाजपेयी जी भी मिले, दावत के लिए लोगों को, जिसमें यासीन मलिक भी था। बहुत शर्म की बात है, और मुझे लगता है कि बहुत शर्म की बात है। वो चीज भी कि अगर भारत की है सरकार इन लोगों को मिली जिनको आप कहते हैं आज दोषी है, प्रधानमंत्री मिले, प्रधानमंत्री, चाहे किसी की भी सरकार हो, भारत सरकार जी, एक दफा मनमोहन सिंह जी, दूसरी दफा वाजपेयी जी, जब वे हुर्रियत के लोगों को मिले। हाउ यू आर स्पीकिंग? प्लीज हैव सम बेसिक लेवल ऑफ डिसेंसी। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, कृपया करके अपनी सीमा में रहे आप। यही आपकी प्रॉब्लम है। आप पिछले 6 दशकों से, मैंने आपका नाम नहीं लिया, मैं जिसकी और बात करो मुझे बात करने दें। पिछले 6 दशकों से कश्मीरी जिसे कहते हैं युवाओं को, कश्मीरी लोगों को, कश्मीरी नौजवानों को इन्होंने सब्ज बाग दिखाए हैं। उन्हें बताया कि पता नहीं कौन सी आसमान। देखिए, मैं इस पे आरिफ पठानिया जी थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। मेरा सिर्फ सवाल यह था कि बात, चूंकि आप भी एडवोकेट, इरफान हफीज एडवोकेट, मुजफ्फर इकबाल खां एडवोकेट, ठीक है, आप बीजेपी से, इकबाल खान जी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, इरफान हफीज जो है वो लीगल एक्सपर्ट के तौर पे। मैं ये जानना चाह रहा था कि लीगल इसमें क्या मामला है, जो कह रहे थे कि 90 डेज की जो पीरियड है, क्या वो एक्सीड करना चाहिए? वो कानूनी तौर पे ठहरता है? क्या वो बिल्कुल एक फिक्स वॉल है या उसके आगे जाया जा सकता है? मुजफ्फर इकबाल खान साहब, आपकी क्या राय है इस पर? अभी देखिए, उसमें उन्होंने कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन दी है। कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन पे आज नोटिस हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जो नोटिस किया है, तुषार मेहता ने कुछ जवाब दिए हैं कि हमें ये डिले क्यों हुआ है। वो कोर्ट की डिस्क्रिशन है, बिल्कुल इसमें शक नहीं। इरफान साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि 90 दिन के अंदर अंदर उनको अपील करनी। पहले 30 डेज है, विच में एक्सटेंड अप टू 90 डेज जी। 90 डेज के बाद उन्होंने कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन दी है, उसकी कुछ जवाब दिए होंगे। अब मैंने वो एप्लीकेशन अभी पढ़ी नहीं है, उसी पर नोटिस हुआ है। पहले डिले कंडोन होगा तभी मैन अपील आएगी। अगर कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन ही डिसमिस हो जाती है तो मैन अपील जो है वो कंसीडर भी नहीं की जाएगी। तो वो अभी ऑब्जेक्शन मांगे हैं यासीन मलिक साहब से, वो ऑब्जेक्शन देंगे उसमें कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन में। तो उसके बाद उसको मेरिट पर कंसीडर किया जाएगा कि क्या जवाब है कोई कि 90 दिन के बाद भी हम इसको सुने अपील को। ठीक है। हमारे साथ जावेद बेग जुड़ चुके हैं, सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। जावेद, दो तरह की बातें, एक तरफ तो कानूनी तौर पे सारी बातें आगे बढ़ रही है, जिस पर आरोप है, जिस पर इल्जाम है, वो खुद कहता है अदालत में कि जी मैं कसूरवार हूं, मैं खाती हूं, मैं गुनहगार हूं। दूसरी तरफ इसका जो सियासी पहलू है, उधर अलग अलग तरह की बातें आ रही है। पीडीपी कुछ कहती है, अपनी पार्टी कुछ कहती है, जेकेपीसी कुछ कहती है, कुछ और जमातें कुछ कहती हैं। जावेद, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, विशाल, गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए। जिन्होंने जो गुनाह किए, कर्मा उन्हें सजा देगा। और इसमें मुझे लगता है उस वक्त भी गंदी सियासत हुई जब कांग्रेस ने मोहम्मद यासीन मलिक को उस वक्त के ऑनरेबल पीएम साहब से मिलाया अपनी गंदी सियासत के लिए। उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी शामिल था और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद पीडीपी भी शामिल था। उन्होंने एक सिचुएशन क्रिएट की 87 की, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ मिलके धांधलियां की और उस वक्त यासीन मलिक और उनके साथ हजारों नौजवान मिलिटेंट बने। हमने यासीन मलिक को इस वक्त सजा तो दी, लेकिन उन लोगों को अभी तक सजा नहीं दी जिन्होंने यासीन मलिक को यासीन मलिक बनाया। ये गलत बात है। मैं इस वक्त के हमारे ऑनरेबल पीएम साहब से गुजारिश करूंगा, ये आज का नौजवान कह रहा है जिसने खुद बहुत बहुत कुछ खोया है। उन 30 साल में ना सिर्फ हमने हजारों में हमारे नौजवान खोए, ना सिर्फ कश्मीरी पंडित भाई बेघर हुए, ना सिर्फ
हजारों की तादाद में नौजवान जेलों में है, बल्कि हमने 30 साल खो दिए, हमारा करियर तबाह हो गया, मेरे जैसे हजारों नौजवानों का करियर तबाह हुआ। और उसके लिए कौन जिम्मेदार है? हमारे फारूक साहब जिम्मेदार है। उस वक्त हमारे मुफ्ती साहब, उनकी आत्मा को शांति मिले, वो जिम्मेदार थे। उन्हें तो आपने कोई सजा नहीं दी। आज के डेट में अगर ये लोग फिर से गंदी सियासत कर रहे हैं, जो आज मोहम्मद यासीन मलिक के इस सजा पे गंदी सियासत कर रहे हैं, ये उनकी दूसरी पीढ़ी है जिन्होंने इससे पहले 87 में गंदी सियासत की थी। और उस गंदी सियासत की वजह से ना सिर्फ मोहम्मद यासीन मलिक पैदा हुए, बल्कि हजारों की तादाद में मोहम्मद यासीन मलिक पैदा हुए जिन्होंने कश्मीरियों को मारा, जो पार के दहशतगर्दों के साथ मिलकर हमारे कश्मीर को तबाह करने में जिम्मेदार है। लेकिन मोहम्मद यासीन मलिक से भी कई ज्यादा जिम्मेदार जो आज भी अय्याशी की जिंदगी गुजार रहे, उन्हें आपने कोई सजा नहीं दी। और मैं बड़ा मुझे लगता है होपलेस हो रहा हूं जब इरफान हफीज लोन साहब इस बात पे कोई सियासत नहीं कर रहे हैं। 87 में जो डाकू थे जिन्होंने हमारा करियर तबाह किया, इरफान हफीज लोन साहब खुद एक विक्टिम रहे हैं। इनके घर में असैसिनेशन हुई है, ये आज बात नहीं कर रहे उस पर। ठीक है, इरफान हफीज हो, आरिफ पठानिया जी हो, मुजफ्फर इकबाल जी हो, इन सबके नाम के साथ एडवोकेट लगा है। और सब के सब, मैं यही कह रहा था, पहला सवाल यह था कि चूंकि आप एडवोकेट हैं तो आप कानूनी पहलू भी सामने रखेंगे। मुजफ्फर जी मैं आपके पास आता हूं, इरफान जी आपके पास रिएक्शन होगा, आरिफ पठानिया जी आपके पास जाता हूं। मुजफ्फर जी पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। जावेद बेग ने नाम लेते लेते कांग्रेस का भी नाम लिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी नाम लिया, पीडीपी का भी नाम लिया, कहीं ना कहीं उन्होंने जिम्मेदार ठहराया इन हालात के लिए और इस जैसे यासिर मलिक को पैदा करने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, चूंकि आप गुपकार अलायंस का एक हिस्सा है और जिन जमानतों का नाम मैंने लिया या उन्होंने लिया वो सब आपके साथ है, आप इसे कैसे देखते हैं? क्या आप इसे मंजूर करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि जी ऐसा था, ऐसा रहा है, या इसके खिलाफ आपकी आवाज है? रीजनेबल सवाल मुझसे पूछा करें, आप इस तरह के सवालों का जवाब मैं नहीं दूंगा। बहरहाल एक बात मैं आपको बता दूं, यासीन मलिक साहब अटल बिहारी वाजपेयी साहब जब प्राइम मिनिस्टर से तब भी उनको भी मिले थे। और उस वक्त मुझे नहीं लगता है कि पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस वालों का कोई रोल रहा है। वो उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, और जो मुझे लगता है हिस्ट्री में जिनका नाम याद रखा जाएगा, जितने भी प्राइम मिनिस्टर आज तक हुए हैं आजादी के बाद, उनका अगर नाम कहीं लिया जाएगा तो टॉप पे लिया जाएगा। उनसे भी उनकी मुलाकात हुई है जी। रहा सवाल कि 84 में क्या हुआ, अरे भाई ये जो एक कंस्टिट्यूएंसी थी, ये कोई नौजवान जो आपने बैठाया है, मुझे नहीं पता ये किस एजेंसी का फीड किया हुआ है। ये एक कंस्टिट्यूएंसी शुरू से मुझे लगता है कि इस तरह की बात के बाद नाम भी भी नहीं लेना चाहते। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है, प्लीज, ये नेशनल कैंसर है जम्मू कश्मीर के लिए। आप चुप रहे यार, मैंने आपके जब आप बोल रहे थे मैं बोला बीच में, आपने जब बोला आप चुप रहेंगे थोड़ी देर के लिए? ठीक है, नहीं मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया है। इसका जब मैं बोलता हूं बीच में मत बोलिएगा। जावेद बेग या पठानिया जी या इरफान जी, मुजफ्फर साहब, आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इसका ख्याल रखें कि एक दूसरे पे कोई पर्सनल कमेंट ना हो तो बेहतर है। बात इसलिए हो रही है कि बात को समझा जा सके और समाज पर होने वाले असरात को भी समझा जा सके, उसके फायदे नुकसान को भी समझा जा सके। प्लीज गो अहेड मुजफ्फर इकबाल खान साहब। ये जो एक कंस्टिट्यूएंसी है, मैं आपको ये बताऊं, हिस्टोरिकली इमीडिएटली आफ्टर 1947 एक कंस्टिट्यूएंसी रही है जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस के हमेशा खिलाफ रही है। वो कोई भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन उस वक्त जितने भी थे, उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस थी, पीडीपी तो बाद में वजूद में आई, और बाकी जितनी भी जमातें हैं आज की डेट में ये बाद में आई। ठीक है, एक हल्का हबाब ऐसा रहा है जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस के खिलाफ था, एक्सेशन के भी खिलाफ था, और जो कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव नहीं करता था, वो लगातार आज भी है। वो हमको भी उतना ही दुश्मन मानते हैं जितना बीजेपी को मानते हैं, जितना कांग्रेस को मानते हैं, जितना मेन स्ट्रीम। मुजफ्फर साहब, कितना रीजनेबल जवाब आपने कितना रीजनेबल तरीके से आपने जवाब दिया है। सवाल करना तो हमारा राइट है, हम सवाल करेंगे। हो सकता है सवाल आपको या किसी फर्द वाहिद को अच्छा ना लगे, लेकिन जवाब रीजनेबल देना आपका हक बनता है। इरफान हफीज, मैं आपके पास आ रहा हूं, थोड़ा शॉर्ट कमेंट दीजिएगा और फिर मैं पठानिया जी के पास आऊंगा। सवाल करना हमारा राइट है, जवाब आपको देना है, रीजनेबल हो या ना वो आप सोचें। इरफान जी। जी,
जी बोलिए। मेरा सवाल यही था कि ये सियासत के नाम पे जो कुछ हो रहा है, एक तरफ कानून, आप सब लोगों ने कानून की पढ़ाई पढ़ी है, सवाल यही है कि सियासत क्यों हो रही है, मामला ज़ेर अदालत है। देखिए, मैं जैसे अभी जावेद साहब भी फरमा रहे थे, मैं इत्तेफाक करता हूं कि जो भी अभी हमने देखा कि 1 लाख लोग मारे गए, कहीं युद्ध हुए, और अभी भी जो खून है बह रहा है, इट्स रेकरिंग वन, जो अभी देख रहे हैं आप, मुसीबत कश्मीर में बिलखुसूस, इट हैज बिकम एन ऑर्डर ऑफ डे। मैं ये मानता हूं कि वी आर द विक्टिम ऑफ डेटी पॉलिटिक्स, लेकिन वक्त की जरूरत, वी मस्ट नॉट इंडल्ज इन ब्लेम गेम। हमें देखना होगा कि जो मोदी जी ने कहा है कि भाई दिल्ली की दूरी, या वाजपेयी जी ने कहा था इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत के धारे में हम इस समस्या का समाधान करेंगे। मैं समझता हूं ये कश्मीर अब एक इंसानी मसला बन चुका है, और इंसानियत के वो प्रिज्म ऑफ ह्यूमैनिटी के थ्रू हमें देखना चाहिए और इस मसले को हल करना चाहिए। और जी, फाइनल कमेंट, जय साहब ने सियासत क्यों? जी, आपने ठीक कहा। आप महाराजा हरि सिंह ने एक लेटर, जी आ रही थोड़ी फ्रीज हो रही है आपकी आवाज, लेकिन अब सुन तो पा रहा हूं, जी बोलें। जी मैं इसमें रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि 1947 से पहले और 1947 के बाद भी एक लेटर है महाराजा का, जिसमें सरदार पटेल को लिखते हैं कि मैं एक सेशन रिवोक कर दूंगा, और एग्जैक्टली जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री को ट्रेस आउट करते हैं कि ये एक ऐसा रियासत था जहां रीजन के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, खिता के नाम पे, लिबास के नाम पे कभी भी कोई गैप नहीं था। और दिस वाज द ओनली स्टेट, ये मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट, लेकिन राजा हिंदू, और उस हिंदू राजा की हिंदू तो हिंदू, लेकिन मुस्लिम भी उसकी ज्यादा पॉपुलरिटी थी। लेकिन ये सीड्स ऑफ, ही यूजेस द लैंग्वेज, सीड्स ऑफ कम्युनलिज्म, ये 47 से पहले बोए गए, ये साजिश थी, ये कॉन्स्पिरेसी थी। और कुछ हद तक जो मेरे से पहले स्पीकर बोल रहे थे कि उसके बाद अंग्रेजों ने तो उसे आउट किया, लेकिन उसके बाद इंडिपेंडेंट भारत की कुछ सरकारों ने भी उसी, वो सीड्स ऑफ कम्युनलिज्म वाले जिसे कहते हैं, उस आइडियोलॉजी को, उस विचारधारा को, उस सिस्टम को, उस अरेंजमेंट को ऑन करने की कोशिश की। बट अब बहुत हो चुका, कश्मीर बहुत सह चुका नफरत, कश्मीर बहुत सह चुका भाइयों, और जिसे कहते हैं एक क्षेत्र में, एक हमसायों के बीच में जिसे कहते हैं ये गैप, ये वॉल, ये पहाड़ी गुजर के नाम पे, जम्मू कश्मीर के नाम पे, जिसे कहते हैं कारगिल, जिसे कहते हैं लद्दाख के नाम पे, जम्मू को शांति चाहता है। और जो आज की जो पंच लाइन है इसमें, लेट द लॉ ऑफ द लैंड प्रिवेल इवन द वर्ल्ड पेरिशेस। तो कानून लॉ प्रिवेल, लेट द लॉ ऑफ द लैंड प्रिवेल। जावेद, एक फाइनल कमेंट बहुत ही संक्षेप में, क्या ये सियासत, ये इस कानूनी अमल पर असरअंदाज होगी क्या, ऐसा आपको लगता है, क्या फिर ये सियासत हो रही है कुछ और मकसद से? जावेद, थोड़ा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इस वक्त हमारे मुल्क में जो हेड ऑफ द स्टेट है, ऑनरेबल पीएम साहब, उनका क्लियर विजन है। ही इज फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट बेस्ड ऑन द होली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री। आज कोई गंदी सियासत का कोई स्कोप ही नहीं है, इसीलिए तो बहुत सारे लोग बौखलाहट में शिकार हो गए हैं। ठीक है, वो पीएचडी सो कॉल्ड, वो भी बौखलाहट की शिकार। तो फाइनल कंक्लूजन यही है इस बातचीत का कि लेट द लॉ ऑफ द लैंड प्रिवेल। मामला अदालत के जेर गौर है, अदालत अपने विवेक से इस पर फैसला लेगी, लेकिन जिनको सियासत करना है वो अपना नफा नुकसान आज नहीं, पहले भी, इन दिनों भी और आगे भी शायद तोलते रहते हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास विषय पर अपनी राय रखने के लिए। नमस्कार।